नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस के पोर्टल पर, जहां हमारी चर्चा हो रही है एनवायरनमेंट के मुद्दे पर। दोस्तों, तारीख है 16 जनवरी की, समय हो चुका है 8 बज के 1 मिनट का, और शुरू करेंगे आपके साथ अपना टॉपिक एनवायरनमेंट का। दोस्तों, सबको वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ, चालू करते हैं सेशन। आपको आप सभी को दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं देख रहा था क्लास चल रही थोड़ी देर पहले, आप लोगों की एथिक्स की चर्चा कर रहे थे, धर्मेंद्र सर चर्चा कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर समझ सकता हूं कि बैक टू बैक क्लास बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा हम हल्के अंदाज में बात कर लेंगे, अपने अंदाज में बात कर लेंगे, थोड़ा लोड ना हो इसलिए मैं ऐसी बात कर लूंगा, आपसे परेशानी ना हो आप लोगों को। तो जुड़ जाइए दोस्तों। ठंड का मौसम है यार, 2 डिग्री 16 तापमान था कल का, मैंने यार मतलब ठंड बढ़ गई है दिल्ली में, और आपके इलाके में ठंड होगी ऐसा उम्मीद करता हूं। तो बढ़िया बैठिए रजाई के अंदर, कंबल उम्बल लेकर रहा, आग वाग के पास मोबाइल रखिए सामने और कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, क्योंकि शुरू करेंगे अपनी आज बात पॉल्यूशन की। तो चर्चा करेंगे, पॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं अब तक जो लेक्चर हुआ है वहां पर कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई कोई आपके पास संदेह नहीं होगा, ऐसा मान के चलता हूं मैं। है तो रख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे हम चल पाए। दोस्तों, बहुत बढ़िया हूं, थैंक यू वेरी मच पूछने के लिए गौरव, बहुत बढ़िया हूं मैं, आप लोगों का प्यार है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लेक्चर की आज हम लोग यहां से। और अपना टॉपिक है आज एयर पॉल्यूशन की, हम बात कर रहे थे कल। मैं चाहूंगा अगर कल का स्लाइड खुल पाए तो शायद मजा आ जाए। मेरे पास कल का स्लाइड अगर रखा हो मैंने कहीं, जो मैं लिखा था, शायद वो अच्छा रहे, खुल जाए तो ओपन हम कर पाए। न्यू डॉक्यूमेंट 15 तारीख थी, जी हाँ 15 तारीख थी कल। कल की फाइल खुल जाएगी तो अच्छा रहेगा हमारे पास। ओके, दैट्स गुड, कल का फाइल खुल गया हमारा। ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा काम हुआ है दोस्तों। चलिए, तो कल हमने जहां चर्चा छोड़ी थी वहीं से शुरू करेंगे आपके साथ, बिल्कुल यहां पर लोग। ठीक है, आइए चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों आपके साथ। हमारी टॉपिक चल रहा था कि वायु पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए। मैंने आपको 4-5 पॉइंट दिए थे, मैंने कहा था इन पे काम करना है हमको बैठ के आपके साथ। अच्छा, एक अपडेट मैं कर दूं दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट आ गया, आज ही आया है मेरे पास। तो मैं आपको करंट अफेयर्स में पहले बता दूं, मैं आपको अपडेट कर दूं। भारत सरकार ने घोषणा की है कल कि हमारा जो हमने कल लिखा था ना, यहां पर क्या लिखा था, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, यानी कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यूज करेंगे कब तक, 2030 तक 20%। इसे कल सरकार ने रिवाइज कर दिया है दोस्तों, और अब यह समय सीमा हो गई है 2025 की। जी हां, 2025 तक 20% एथेनॉल मिलाएंगे अपने डीजल में, जिससे ईंधन तुलनात्मक रूप से साफ हो जाएगा। मोस्ट अपडेट है दोस्तों, बिल्कुल गर्मा गर्म अपडेट है सर्दी के मौसम में, तो इसे हम कहते हैं हॉट अपडेट। तो बिल्कुल हॉट अपडेट है दोस्तों, अभी काम आएगा ये। इसको लिख लीजिए कॉपी में कहीं भी साइड में, तो बिल्कुल सही कर लीजिएगा, ऐसा ना कहेंगे सर ने पुराना पढ़ा दिया। तो बिल्कुल अपडेट हो गया हमारे पास दोस्तों ये। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे आपके साथ दोस्तों। व्हीकल पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, एक एक करके बात करेंगे समस्याओं की, इसके लिए क्या किया जाए इसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे इस पर क्या होता है, स्क्रैप नीति दिखाऊंगा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर। ये कुछ काम नहीं है, बाकी तो हम बात कर ही रही है। कुछ बात कर लेंगे वायु इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपके साथ, टॉपिक यहीं भी होगा। तो 1 2 3 4 4-5 चीजें बात करूंगा इसमें से मैं। बाकी जनरल समझ है, कार पूलिंग क्या होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना क्या होता है, ऑड इवन क्या होता है, हम सब जानते हैं। साइकिल चलाइए, आप जानते हैं क्या चलाना साइकिल, मतलब ये 4-5 चीजों पर मुझे फोकस करना है कि कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आपके साथ। हेडिंग बनाएंगे हम लोग यहाँ पर BS6 इंजन, टॉपिक है BS6 इंजन। आइए बात करते हैं, मामला क्या है पूरा का पूरा। नियम कायदे याद होंगे, अनुशासन नियम याद होंगे कि जब मैं चर्चा कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो आपका चैट बॉक्स शांत रहेगा। फिर हम चर्चा करने के बाद पूरी आपसे पूछूंगा आप सवाल आपके। अब ध्यान से 5 मिनट दीजिए, कहानी सुन लीजिए। देखिए, आपको पहले तो कहानी सुनाई थी मैंने कहा था कि पॉल्यूशन बढ़ रहा था दुनिया का, दुनिया ने काफी ध्यान दिया पॉल्यूशन के ऊपर, कम करने का प्रयास किया और कम किया भी। लेकिन व्हीकल पॉल्यूशन या वाहन प्रदूषण जो है सर बहुत ज्यादा है, खासकर यूरोपियन देशों में जहां बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, पब्लिक प्राइवेट गाड़ियां बहुत थी, तो उन देशों में काफी बड़े स्केल पॉल्यूशन की समस्या बन गई थी सर। तो सबसे पहले यूरोपियन देशों ने क्या किया, अपने नियम तैयार किए। नियम तैयार किए दोस्तों, इससे उन्होंने नाम दिया क्या, यूरो मानकों का। जी हां दोस्तों, तो यूरो मानक, यूरो स्टैंडर्ड की बात करें हम लोग, यूरो स्टैंडर्ड, ठीक है, यूरो मानक की बात करें, ये क्या थे, 90s के दशक में, 90 के दशक में यूरोप के अंदर लाए गए मानक थे, जिसका उद्देश्य था व्हीकुलर पॉल्यूशन, यानी बताया था कल मैंने इसका हिंदी आपको, वाहन प्रदूषण को कम करना। ठीक है, यूरो मानक कहा गया, सबसे पहले कहां लाए गए सर, यूरोप के अंदर लाए गए, जिसमें अच्छे इंजन प्रयोग किए जाएंगे, अच्छे फिल्टर लगाए जाएंगे वहां के, और फिल्टर से धुआं कम निकलेगा बाहर, धुआं छन के निकलेगा, पॉल्यूशन कम हो जाएंगे। यानी बहुत सामान्य भाषा में कहा जाए,
अभी आपका पेट्रोल डीजल चलता है गाड़ी में, धुआं पैदा होता है, बाहर निकल जाता है आपकी वो उस पाइप से, ठीक है, साइलेंसर बोल लीजिए भाषा में, बाहर निकल जाता है सर। अब उन्होंने कहा नहीं, काम करते हैं, फिल्टर लगा देते हैं साइलेंसर के अंदर। तो अच्छा फिल्टर लगाओगे तो धुआं तो निकलेगा बाहर, गंदगी जो है ना उसके अंदर, जो कार्बन पार्टिकल हैं, जो NO2 है, जो SO2 है, जो PM कण है, जो मोनोऑक्साइड है, जो ओजोन है, उसको रोक पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, लगा देते हैं फिल्टर। तो पहली बार फिल्टर लगा के देखा, कुछ पॉल्यूशन कम निकला, बड़ा अच्छा लगा लोगों को। फिर वो क्या करते गए, फिल्टर इवॉल्व करते गए समय के साथ, नए नए फिल्टर लाते गए। फिर एक ऐसा फिल्टर लेकर आए कि सल्फर भी कम हो जाए, ऐसा फिल्टर लेकर आए कि नाइट्रोजन भी कम हो जाए, ऐसा फिल्टर लेकर आए कि PM पार्टिकल भी कम हो गए। तो धीरे धीरे इवॉल्व होते गए फिल्टर उनके, और इसी इवोल्यूशन को, इसी क्रमिक विकास को नाम दिया यूरो मानक 1 2 3 4 5 6 7। जी 7 आ गए वहां पर। तो यूरो मानक 1 से 7 क्या है सर, क्रमिक विकास है उन फिल्टर्स का, उन इंजन के प्रकार का जिनसे होने वाले प्रदूषण की मात्रा समयबद्ध रूप से कम होती जा रही थी। तो यूरो मानक क्लियर होना चाहिए। यूरो मानक क्या है सर, यूरो मानक यूरोपियन देशों द्वारा अपनाए गए वाहन प्रदूषक के मानक हैं जिनका क्रमिक विकास हुआ है। मैं चाहूंगा लिख रहे हैं तो लिख लीजिए फटाफट 2 लाइन कॉपी में, यूरो मानक हेडिंग बनाकर। यूरो मानक क्या है, यूरो मानक यूरोपियन देशों द्वारा अपनाए गए वाहन प्रदूषण के वो मानक हैं जिनका क्रमिक विकास हुआ है, जिनका क्रमिक विकास हुआ है और समय के साथ प्रदूषण का स्तर में लगातार कमी आई है। अब बी यूरो 7 7 चलता है, यूरो 7 चलता है वहां पर सर ये, अब वहां यूरो 7 चल रहा है। ठीक है सर, यहां पर ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। जब यूरोप में काम सफल हुआ तो हमने भी देखा हमारे भी सफल हो सकता है काम ये, चलिए हम भी अपनाएंगे। तो हमने क्या किया सर, यूरो मानकों को कॉपी किया, हमने नाम दिया BS, भारत स्टैंडर्ड। हिंदी कह रहे हैं तो भारत मानक या भारत स्टैंडर्ड, ठीक है, BS बोलते हैं हम लोग इसको। हमने क्या किया, ये यूरो 1 था, उसे हमने कहा भारत BS1। जो यूरो 2 था BS2, 3 4 5 6। ठीक है सर, वहां पहले आया था 90s में, हमारे यहां पहली बार सन 2000 में BS1 मानकों वाली गाड़ियां बिकना शुरू हुई। अब मैं कह रहा हूं इंजन है एक प्रकार का, इंजन का फिल्टर है ना, तो गाड़ी की प्रॉपर्टी है, BS61 गाड़ी होगी, BS62 गाड़ी होगी, फ्यूल नहीं, ईंधन नहीं, गाड़ी। तो क्योंकि गाड़ी फिल्टर लगे होते हैं, गाड़ी में इंजन फिल्टर लगते हैं उसके साइलेंसर में, तो ऑफकोर्स यहां बात कर रहे हैं BS612 क्या है सर, ये BS1 BS2 क्या है, गाड़ी के प्रकार है, इंजन के प्रकार है। ठीक है, तो हमारे साल 2000 में पहली बार लाया गया BS1 मानक, फिर 2 3 4 5 6 आ गए, 5 तो नहीं आया, 6 आ गया सीधा। तो BS1 मान के शुरू करते हैं आपके साथ दोस्तों। तो साल 2000 में पहली बार भारत में भारत स्टैंडर्ड 1 लाया गया सर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या था सर इसका, तो BS मानकों का उद्देश्य क्या रहा होगा, BS1 मानकों का उद्देश्य क्या था सर, व्हीकलर पॉल्यूशन को कम करना, वाहन प्रदूषण को कम करना, जिससे वायु गुणवत्ता बेहतर हो सके, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो सके। ठीक है सर, ये 2 काम हमको करने थे, हमने किए भी। ठीक है सर, अब ठीक है, याद रखिएगा हमारे जो नियम है ना, हमारे जो नियम हैं वो यूरो मानकों के अकॉर्डिंग है। जैसे यूरो मानक होते हैं वैसे हमारे यहां भी होते हैं, लेकिन अलग कहां पर समझिएगा, भारत स्टैंडर्ड 1 यूरो 1 के बराबर है 4 पहिया गाड़ियों के लिए, 4 कारों के लिए, बाकी बड़े गाड़ियों के लिए यूरो मानक बराबर है भारत मानक के। लेकिन जब टू व्हीलर और 3 व्हीलर की बात आती है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की बात आती है, तो हमारे मानक थोड़े आसान है। इसके मायने क्या है सर, इसके मायने दोस्तों ये हैं कि मान लीजिए अगर बाइक की बात हम करते हैं, मान लीजिए बाइक है कोई, यूरोप में इसकी बात करें, यूरो मानक जो होगा, मान लीजिए ये कहता है कि इस बाइक के 1 किलोमीटर चलने पर 50 PM कण निकलने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, 1 किलोमीटर चलने पर 50 कण निकलने चाहिए मैक्सिमम, अधिकतम 50 कण निकलने चाहिए, यूरो मानक है। हम कहते हैं नहीं यार, इंडिया में बाइक होगी ना, तो एक काम करो, तुम 1 किलोमीटर चलाओ, तुम 100 कण से ज्यादा मत निकालना, तुम 100 कण निकाल सकते हो। हमने क्या किया, 2 व्हीलर के लिए 3 व्हीलर के लिए मानक आसान रखे, क्योंकि बहुत ज्यादा था, महंगे हो जाते वरना हमारे वाहन, और 2 व्हीलर 3 व्हीलर भारतीय बहुत चलाते हैं हमारे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, 2 व्हीलर 3 व्हीलर पर मानक थोड़े से आसान रखे तुलनात्मक रूप से यूरो के। 4 व्हीलर के मानक बिल्कुल कॉमन है, जैसे वहां के वैसे यहां भी, लेकिन 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए मानक हमने
थोड़े से कम कठोर रखें, क्योंकि इससे अगर हम लोग वही मानक बना देते तो हमारे टू व्हीलर महंगे हो जाते थोड़ा सा, जो हम सहन नहीं कर सकते थे, हमारी भारतीय आम जनता सहन नहीं कर पाती। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो साल 2000 में आ गए पहले BS1 मानक, फिर कुछ साल BS2 आ गया, साथ में BS3 भी आ गया। ठीक है सर। 2014 1 अप्रैल 2014 से दोस्तों हमारे यहाँ BS4 मानक भी आ गए। 1 अप्रैल 2014 से भारत में BS4 मानक आ गए। ठीक है सर, कोई समस्या हमको नहीं है यहां पर। चलिए अब आप बात करें, BS5 आना था 17 से और 20 से आना था BS6। हमारे यहाँ जो हमारे नियम बनाए गए थे कि 2017 से BS5 मानक आ जाएंगे, यानी ये गाड़ियां बिकेंगी, और 2020 से BS6 मानक आ जाएंगे, ये गाड़ियां बिकेंगी। ठीक है, ये तय किया गया हमारे यहां पर। अब हुआ क्या, BS4 मानक यहां लागू होने थे, करने थे सरकार को BS4 मानक यहां लागू। ठीक है, लागू किया हमने, BS3 की जब BS4 मानक आ गए तो पहली बात तो सिंपल सा मतलब है सर, 5 हमारे यहां नहीं आया। हुआ क्या, 14 के लागू होने में देर हो गई काफी, 14 के लागू होने में बहुत समय लग गया हमको यहाँ पर। 4 BS4 लागू नहीं हो पाया था बहुत जल्दी, हमारे यहाँ देर में लागू हुआ। तो इससे हुआ क्या, तुरंत ही आपने कहा BS5 लागू करो। अब याद कीजिए वो समय, थोड़ा सा नई सरकार आई थी देश में, BS4 लागू हो गया। अब आते ही डिमोनेटाइजेशन देखा 16 में हमने, 17 में GST आ गया। कार कंपनियों की बिक्री बहुत कम हो गई थी यहाँ पर, डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ या GST लागू होने के बाद हुआ, कार मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गई थी अपने आप में। ऐसे में आप कह रहे हो कि नया इंजन लगाओ, तो कार कंपनी ऑस्ट्रेलिया कोर्ट में जाके, नहीं नहीं अभी नहीं कर सकते, हम कर देंगे, 1 साल का समय दे दीजिए। फिर 1 साल का समय और दे दिया गया, उसके बाद भी कार कंपनियां नहीं आ रही थी, तो सरकार ने कहा छोड़ो यार, BS5 को हटाओ, सीधे BS6 पे चलेंगे 2020 से। तो 1 अप्रैल 2020 से BS5 को स्किप कर दिया हमने, सीधे जंप कर गए BS6 की ओर। तो लास्ट ईयर हमारे यहां लागू हो चुके हैं दोस्तों, BS6 मानक लागू हो चुके हैं। तो BS5 हमने गायब कर दिया, BS5 की गाड़ियां इंडिया में नहीं बिकेंगी, बनेंगी नहीं। BS4 का सीधे जंप कर गए हम लोग BS6 मानकों में। अब बड़ा सवाल, जो बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, सर ये 3, 4 और 6 का अंतर क्या है, कौन सा प्रदूषक कम होगा, 3 वाली गाड़ी से कौन कौन से पॉल्यूटेंट निकलेंगे, 4 से कौन कौन से निकलेंगे, और 6 से कौन कौन से निकलेंगे, और 6 से कम निकल रहे हैं तो तकनीक कौन सी है, कारण आखिर कम क्यों निकल रहे हैं। आइए ढूंढते हैं सवाल का हल दोस्तों आपके साथ, इस सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे आपके साथ चलते हुए। चलिए ओके, छोटा सा काम करेंगे दोस्तों केवल आप मेरे साथ यहां पर, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल सा चार्ट है, सबको समझ आ जाएगा आपको इसके अंदर जो लिखा है, 3, 4 और 6 का डिफरेंस क्या है, एक बार में ढंग से क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान सुनिएगा अगले 10 मिनट मेरी कहानी को, बहुत ध्यान से देखिए। BS3 मानक, ठीक है सर, BS3 मानक, अब समझिएगा, इसमें यदि आप 1 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, कारों की बात कर रहा हूं मैं, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो CO कितना निकलना चाहिए, मोनोऑक्साइड कितनी निकलनी चाहिए, मैक्सिमम 2.3 ग्राम निकलनी चाहिए, इतनी CO निकलनी चाहिए, इतनी मोनोऑक्साइड निकलनी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, हाइड्रोकार्बन कितने निकलने चाहिए, अदर जलीय कण कितने, 0.20 निकलने चाहिए ग्राम। हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन, जो भी निकलता रहता है वो कितना निकलना चाहिए, 0.2 ग्राम निकलने चाहिए, केवल लिमिट है ये। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, NOx का मतलब होता है NO2 जोड़ दीजिए इसके अंदर आप, NO2 मान लीजिए एक प्रकार से, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है सर वो कितने निकलने चाहिए, 0.15 ग्राम पर 1 किलोमीटर। यानी ऐसे फिल्टर लगाइए भैया, इससे ना निकले ये पॉल्यूटेंट। ये थे आपका BS3, पुरानी बातों को भूल जाइए, काम का नहीं है। BS4 चल रहा था अभी लास्ट ईयर तक। BS4 में क्या था सर, BS4 में क्या किया हमने, और अच्छे फिल्टर लगाए और महंगे फिल्टर लगाए। अब NO का CO का स्तर और कम कर दिया, हाइड्रोकार्बन का स्तर और कम कर दिया, नाइट्रोजन का स्तर और कम कर दिया, यानी कि पॉल्यूशन और आधा रह गया। आप देख रहे हैं यहां पर CO का स्तर आधा रह गया, हाइड्रोकार्बन का स्तर आधा रह गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का स्तर आधा रह गया। ठीक है दोस्तों, आधे रह गए BS4 में। 5 इंडिया में लागू नहीं हुए, सीधे BS6 पर आ गए हम लोग। BS6 जो कि यूरो 6 के समतुल्य हैं, जो कि यूरो 6 के समतुल्य हैं सर, उसकी बात करते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्टी देखिएगा
क्या BS4 के मुकाबले BS6 कह लीजिए या यूरो 6 कह लीजिए, एक ही बात है ये। तो यूरो 6 या BS6 एक ही बात है दोस्तों। 4 के मुकाबले 6 में CO कम हो रहा है क्या? CO कम नहीं हो रहा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इससे कम नहीं हो सकता, तो निकलेगा ही निकलेगा। एक तो निकलेगा ही निकलेगा, 1 ग्राम तो निकलेगा 1 किलोमीटर चलने पर, इसको आप नहीं कम कर सकते। CO तो उतना निकलेगा, ठीक है सर। हाइड्रोकार्बन 0.1 ग्राम निकलेंगे, जी हां उतना ही निकलेंगे, यानी हाइड्रोकार्बन भी कम नहीं हो रहा BS6 इंजन में। लेकिन नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड थे ना वो थोड़े कम हो गए हैं सर। कितने रह गए कम होके? वो लगभग 25% की कमी आ गई है सर। 0.08 से दोस्तों, आप बता सकते हैं मुझे आप, 0.08 से 0.06 रह गया। कितना परसेंट कम हो गया ये? 25% कम हो गया सर ये। अगर आपके पास स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा, आने वाले साल में पूछ सकता है, स्टेटमेंट फॉर्म में आ गया कि BS6 इंजन में BS4 के मुकाबले नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन 25% कम होता है, स्टेटमेंट सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये BS4 की बात मैं कर रहा हूं, BS6 कंपेयर कर रहे हैं हम लोग यहां पर, यानी BS6 में BS4 के मुकाबले 25% उत्सर्जन कम होगा। ठीक है सर। उसके बाद सर BS हो गया, और क्या कम हो रहा है सर? PM कण, जी हां PM कण, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब तक ना हमारी पेट्रोल वाली गाड़ियां जो होती थी, पेट्रोल वाली गाड़ियां होती थी, उनमें PM कण के उत्सर्जन को कोई लिमिट ही नहीं थी। 4 तक कोई लिमिट होती नहीं है, हम मानते कभी निकलता है, निकलता निकलने दो। BS4 तक कोई रोकता ही नहीं था, जितना निकलना निकलने दो। लेकिन BS6 पहली बार इंट्रोड्यूस करेगा पेट्रोल गाड़ियों में कि PM कण जो होंगे ये निकलेंगे केवल 0.005 ग्राम प्रति किलोमीटर, यानी PM कण ज्यादा नहीं निकलेंगे आपके, लिमिट लगा दी गई पहली बार PM कणों पर। अब स्टेटमेंट ध्यान सुन लीजिए और लिखना है तो लिख लीजिए। BS4 के मुकाबले BS6 में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मात्रा 25% कम होगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मात्रा 25% कम होगी, एवं पेट्रोल गाड़ियों में पहली बार PM कणों के उत्सर्जन पर भी सीमा तय होगी। पहली बार PM कणों के उत्सर्जन पर भी सीमा तय होगी। अब तक कोई लिमिट ही नहीं थी PM, जितना निकालना निकालो, निकलता ही नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि तो लिमिट नहीं थी। पहली बार पेट्रोल गाड़ियों में लिमिट लगा दी 0.005। तो दो बदलाव हो रहे हैं दोस्तों 4 से 6 में, NO का स्तर कम हो रहा है और PM पार्टिकल पर रोक लग रही है पेट्रोल गाड़ियों में। डीजल की बात कर लेते दोस्तों एक बार आपके साथ। डीजल गाड़ियों में देखते हैं, 4 और 6 कंपेयर कर रहा हूं केवल मैं ना, केवल 4 और 6। CO का स्तर कम हो रहा है क्या डीजल गाड़ियों में? नहीं, मोनोऑक्साइड उतना ही है, इसलिए कम नहीं हो रहा। NO2 कम हो रहा है, जी हां NO2 कम हो रहा है। 0.25 से कितना रह गया दोस्तों? 0.25 से रह गया 0.06। अगर समझ पा रहे हो 75% गिरावट है ये, 75% कम हो गया ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि अब डीजल गाड़ियों में BS6 लगा है अगर, तो 75% उत्सर्जन में कमी आएगी नाइट्रोजन के। और नाइट्रोजन पैदा करता है जहर अपने आप में, एसिडिक रेन करता है, खतरे हम जान चुके हैं। तो NO2 के उत्सर्जन में 75% कमी आएगी सर। यहां पेट्रोल में 25% कम था, यहां 75% कम हो रहा है। वहीं PM कणों की बात करें सर, PM कणों की बात करें तो 0.025 थे, वो कितने रह जाएंगे अब? 0.005, यानी 80% गिरावट आएगी PM कणों के उत्सर्जन में। 80% गिरावट आएगी सर डीजल गाड़ियों के लिए। अगर मुझे स्टेटमेंट लिखने को कहा जाए तो स्टेटमेंट क्या लिखूंगा मालूम है आपको? मैं लिखूंगा स्टेटमेंट इस प्रकार से यहां पर, BS6 में BS4 के मुकाबले पेट्रोल गाड़ियों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड में 25% की कमी आएगी, एवं पहली बार PM कणों पर भी सीमा लगाई जाएगी, PM उत्सर्जन में सीमा लगाई जाएगी। वहीं डीजल गाड़ियों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में 75% की कमी आएगी और PM कणों में 80% की कमी लाई जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आती है दोस्तों? आपका ऑप्शन है ए, समझ में आती है सर, आगे समझ में बात में हमको, ये एक ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है दोस्तों, बता सकते हैं मुझे आप आराम से यहां पर। ठीक है दोस्तों, बताइए यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको ये?
ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहां से। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सवाल लेता हूं, तो चिंता ना करें, इतना समझ आ गई। अब इसकी कहानी थोड़ा आगे ले जाऊंगा, फिर सवाल लूंगा एक साथ में आपके। तो BS 4 से 6 में क्या कम हो रहा है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है सवाल, ये सवाल पूछ सकता है 4 से 6 में क्या हो रहा है कम। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। दूसरा सवाल, ये दो चीजें कम हो रही हैं 4 से 6 में, उसके लिए कोई नया इंजन लगाया है सर, नए उपकरण लगाए हैं क्या कोई, उन उपकरणों के नाम क्या हैं। तो अगला क्वेश्चन जो बनता है, दो चीज कम हो रही है सर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कम हो रहा है, और दूसरा उपकरण कम हो रहा है क्या सर, PM पार्टिकल की संख्या कम हो रही है। तो कोई मशीन लगाई है सर इसके लिए। जी हाँ दोस्तों, हमने BS6 इंजन में 4 के मुकाबले 2 नए चीजें मशीन लगाई हैं, उनके नाम याद कराऊंगा मैं, याद कर लीजिएगा, तकनीकी रूप से काम आएगा। आइए दोस्तों, आते हैं आपके साथ, एक चित्र पर आएंगे आपके साथ, ये आपने नोट कर लिया, सारा काम का नहीं है। अब आइए इस चित्र पर सर, इसकी बात कर लेते हैं पहले। ये गाड़ी है दोस्तों, ठीक है, ये गाड़ी है आपकी, 4 पहिया गाड़ी है। ये इंजन यहाँ जल रहा है, ईंधन जल रहा है यहाँ पर, और ये उसका एक पाइप, जो पूरा का पूरा पाइप आ रहा है सर बाहर यहाँ से। ठीक है, इस पाइप में एक फिल्टर ये लगा है, एक फिल्टर ये लगा है, एक फिल्टर ये लगा है, एक फिल्टर यहाँ नीचे भी लगा है, कई फिल्टर लगे होते हैं इसके अंदर, कोई समस्या नहीं है सर। अब समझिएगा, इस गाड़ी में 2 नए फिल्टर और लगाए जाएंगे, BS6 में 2 नए फिल्टर लगाए जाएंगे। उन फिल्टर के नाम क्या क्या है सर, देखेंगे, एक बार बता दूं मैं आपको। एक का नाम है दोस्तों SCR फिल्टर, और एक का नाम है DPF फिल्टर। तकनीकी स्तर पर UPSC क्वेश्चन नहीं पूछता, नहीं पूछ ले तो आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं आपको यहां पर। DPF फिल्टर और SCR फिल्टर, SCR और DPF दो याद रखिए नाम। आइए ऊपर देखते हैं कि करके नाम दोनों का। पहला है दोस्तों DPF फिल्टर। DPF फिल्टर, D मतलब है डीजल, P मतलब विविक्त, F मतलब फिल्टर। तो डीजल विविक्त कण फिल्टर, डीजल विविक्त कण पर्टिकुलेट फिल्टर, विविक्त याद होगा आपको, विविक्त कण फिल्टर, ठीक है ना। तो DPF डीजल PM कण फिल्टर, DPF फिल्टर। नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या करेगा ये, ऐसे ही नाम से याद हो जाएगा। वैसे ही दो चीज कम हो रही हैं, PM कण कम हो रहे हैं, और क्या कम हो रहा था, NO2 कम हो रहा था। तो PM कण कम करने के लिए क्या लगाने हैं आप लोग, DPF। बहुत सीधी बात है, नाम में छुपा है इसके, तो इसके नाम में ही छुपा है सर, ये तो DPF है, यानी ये P है, और ये P जो है सर, ये दिखाता है PM पार्टिकल का फिल्टर। तो PM पार्टिकल फिल्टर करने के लिए कौन सी मशीन लगा रहे हैं हम लोग, DPF। अब एक खास बात सुनिएगा, हमारे यहां BS6 आ रहा है सीधा, उसमें DPF लगा होगा। BS5 तो कभी आया ही नहीं हमारे यहां पर, लेकिन यूरो जो 5 था, यूरो 4 और यूरो 5 में अंतर यह था DPF फिल्टर का। वहां 4 के जो 5 की गाड़ी आई थी यूरो 5, उसमें DPF फिल्टर होता था। अब चूंकि 5 हमारे यहां नहीं आ रहा, अब सीधे 6 आ रहा है, तो 6 में लगाए DPF फिल्टर सीधा। वहां करते क्या, कि नया नया फिल्टर लगाते जाते हैं, नया नया क्रमिक विकास होता जाता है, कि पहले ये फिल्टर, फिर ये फिल्टर, फिर ये फिल्टर, फिर ये फिल्टर, तो विकास होता जाता है। हमने सीधे 4 से 6 में जंप मारा, तो हमें 2 नए फिल्टर लगाने पड़ेंगे सीधे सीधे। तो DPF फिल्टर जो लगा रहे हैं, ये यूरो 5 गाड़ियों में आता है। ब्रिटेन में जाओगे तो यूरो 5 मिलेगी, उसमें लगा होता है DPF। हम पहली बार लगा रहे हैं सीधे 6 नंबर की गाड़ी में, यूरो 6 में अंदर, या भारत स्टैंडर्ड 6 में लगा रहे हैं। तो याद रखिए, DPF क्या करता है, PM पार्टिकल को फिल्टर करता है। कोई समस्या नहीं है सर, याद करने की चीज है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है, आप देख रहे हैं DPF फिल्टर, आप देख रहे हैं यहां पर DPF फिल्टर होता है सर, इसके अंदर ये PM पार्टिकल को अवशोषित कर लेता है। कोई समस्या नहीं है सर, ये अवशोषित कर लेता है, डीजल पर्टिकुलर फिल्टर। चलिए सर, इसमें कोई समस्या नहीं है। यानी कि आप देख सकते हैं, यहां से ये इंजन था गाड़ी का, इंजन जला, CO पैदा हुई, NO2 पैदा हुई, PM पार्टिकल SO2 पैदा हुई, अंदर आई। उसके बाद ये DPF फिल्टर लगा यहां पर, यहां PM पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लिए गए, फिर आगे गया धुआं। तो PM पार्टिकल फिल्टर हो चुके हैं कहां पर, DPF में। अब धुआं आगे जा रहा है, बाहर निकलना है, पीछे से यहां से बाहर निकलेगा धुआं, ठीक है ना, यहां से बाहर निकलना है। तो पहला हो गया DPF फिल्टर। अब आगे बढ़ेगा जब धुआं, तो PM पार्टिकल कम हो चुके हैं उसमें से। दूसरा फिल्टर लगाए सर, SCR फिल्टर, SCR फिल्टर, ठीक है। आइए दोस्तों इसकी बात करें, SCR का नाम क्या है। SCR का पूरा नाम दोस्तों सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी, हिंदी में कहा जाए सेलेक्टिव चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण तकनीक,
याद रख पाएंगे? मुश्किल है, अगर हिम्मत हो तो याद कर लीजिएगा, लगे आपको याद हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा। चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण तकनीक, सामान्य भाषा में एससीआर तकनीक, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी। कैटालिटिक रिडक्शन समझिएगा, हिंदी तोड़ लेते अच्छा रहेगा। सेलेक्टिव यानी सबको नहीं तोड़ना है, कुछ पे रिएक्शन करेगा। ये फिल्टर होगा, सबको नहीं फिल्टर करेगा, कुछ को फिल्टर करेगा, सिलेक्टिव होकर काम करेगा। कैटालिटिक, उत्प्रेरक लगा होगा इसके अंदर। उत्प्रेरक जानते हैं क्या होता है साइंस की भाषा में? उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो कैटालिटिक है। न्यूनीकरण, न्यूनीकरण किसका? पॉल्यूशन का न्यूनीकरण करता है, ऐसी तकनीक है सर। यानी कि दोस्तों ये तकनीक जो है चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण तकनीक, ये क्या करती है दोस्तों, एक इसमें बेसिकली एक प्रकार का उत्प्रेरक लगा होता है। जब NO2 इस पर आता है, NO2 के पार्टिकल्स से गुजरते हैं, तो ये तोड़ देता है ये N और O में, ये तोड़ देता है इसको N और O में। तो उत्प्रेरक लगा है सर यहां पर एक SCR में, जो तोड़ता N और O में। अब यहां से N और O2 बाहर निकलेगी, अगर N बाहर निकलेगी और O2 बाहर निकलेगी, तो क्या नुकसानदायक है? ये NO2 पॉल्यूटेंट है ना यार, अलग से नाइट्रोजन या अलग से ऑक्सीजन तो पॉल्यूटेंट नहीं है ना, निकलने दो आराम से, ऑक्सीजन अच्छी बात, ऑक्सीजन निकल रही है, हवा साफ हो रही है। और तो SCR फिल्टर क्या कर रहा है सर? NO2 कम कर रहा है। दोनों को जोड़ दीजिए, DPR और SCR क्या कर रहे हैं? PM कण और NO2 को कम कर रहे हैं। DPF फिल्टर 5 की देन है, BS5 में होता तो हमारे यहां, हालांकि BS5 कभी आया ही नहीं। और BS6 में नया कौन सा लगा है? SCR, ये BS6 में लगा है। अब चूंकि BS6 हमारे एक साथ ही आ रही है, तो ये फिल्टर भी लग गया हमारे साथ, तो 2 फिल्टर नए लग के आएंगे 4 के मुकाबले 6 में। समरी कर दें दोस्तों आपके लिए यहां पर फटाफट हम लोग। तो BS4 के मुकाबले 6 में क्या बदलाव होगा? तो पहला बदलाव NO2 पार्टिकल कम होंगे, दूसरा बदलाव PM पार्टिकल कम होंगे, तीसरा बदलाव DPF फिल्टर लगेगा जो कि PM पार्टिकल कम करेगा, और चौथा SCR फिल्टर लगेगा जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को फिल्टर करेगा। दैट्स इट, ये है BS6 इंजन। अब आइए सवाल लाइए अपने, बात करते हैं आपके साथ। अब आप सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। तो BS4 और 6 में अंतर मिल गया होगा दोस्तों आपको। 5 हमने स्किप कर दिया, डिले हो रहा था, काफी लेट हो रहा था 5 लागू करने में, तो 5 को हमने गायब भी कर दिया है। BS6 इंजन होगा, नई गाड़ियां बिकेंगी जो 1 अप्रैल का जो गाड़ियां बिक रही हैं देश के अंदर, 1 अप्रैल 2020 का जो गाड़ियां बिक रही हैं देश के अंदर, उनको BS6 इंजन वाला होना जरूरी होगा। पुरानी चल रही चलती रहेंगी, अब जो नई गाड़ियां बिकेंगी वो BS6 वाली ही हो सकती हैं। फ्यूल आप कोई सा भी यूज करें, ईंधन कोई सा भी यूज करें, मैटर नहीं करता यार। ईंधन आप पेट्रोल डीजल कोई यूज करना है करें, लेकिन ये फिल्टर है, यहां से बाहर निकलना है धुएं को, ठीक है सर। CNG फिटिंग बाद में होती है ना, गाड़ी तो पेट्रोल डीजल की होती है, CNG फिटिंग बाद में फिट करते हैं उसके अंदर, CNG किट होती है, तो गाड़ी पेट्रोल डीजल की है, ठीक है ना। गाड़ी तो पेट्रोल डीजल की होती है दोस्त, उसमें CNG किट अलग से फिट होती है। कुछ और जोड़ना चाहें, कुछ और पूछना चाहें दोस्तों? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे सीधे हम लोग फिर यहां से। तो BS6 का आपको इतना समझ में आ गया सर, लागू हो रहा है BS6 हमारे यहां पर, ठीक है। मैं तो BS6 की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन CNG या CNG की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप ईंधन का नाम बता रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं गाड़ी के इंजन की। ईंधन कोई भरिए आप उसके अंदर, गाड़ी के इंजन की बात हो रही है। गाड़ी का इंजन जिससे आउटलेट होगा, आप यहां पर हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। कब तक आम लोगों के लिए आ जाएगा दोस्त? आ चुका है आम लोगों के लिए यार, आम लोगों के लिए आ चुका है, आमो खास के लिए आ चुका है, सबके लिए दोस्तों। BS6 गाड़ियां बिक रही है मार्केट के अंदर, ठीक है सर, यहां तक मुश्किल नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलेंगे आपके साथ। तो 6 हमने मूव कर लिया है सर, चलिए ठीक है सर, ठीक है, हो गया टॉपिक खत्म हमारा ये। तो BS6 की बात करें, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा फैक्ट है, सुनने के लिए, नॉलेज के लिए, पर्पस के लिए केवल, आपको परेशान नहीं करूंगा मैं। हो क्या रहा है ना, BS4 की जो गाड़ियां आती थी, छोटी गाड़ियां बड़ी गाड़ियां बात करें,
तो इकोनॉमी जोड़ रहा हूं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर, BS6 4 का इकोनॉमी सुन लीजिए। यहाँ पर होता क्या दोस्तों मालूम है, मैं आपसे ऐसा कहूं अगर कि छोटे देश में दो प्रकार की गाड़ियां होती हैं हमारे, दो प्रकार की कारें होती हैं हमारे, BS4 का मैं कहूंगा छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, हैचबैक और सेडान बोलते हैं भाषा में। हैचबैक यानी छोटी गाड़ी, साइज में छोटी गाड़ियां आती हैं, टाटा नैनो, बहुत सारी कंपनी कारें आती हैं छोटी गाड़ियों में। और एक होती हैं बड़ी गाड़ियां, सेडान, लंबी सी गाड़ी होती है वो। उनमें अंतर क्या होता है, किस साइज का कहते हैं ये लंबी गाड़ी, किसका छोटी गाड़ी है। तो हमने आइडेंटिफाई किया है 4 मीटर। 4 मीटर का अगर साइज है, लंबाई है गाड़ी की, उससे अगर छोटी है तो सेडान है यानी छोटी गाड़ी में काउंट होगी, और 4 मीटर से अगर बड़ी गाड़ी है तो वो सेडान में यानी बड़ी गाड़ी में काउंट होगी। ठीक है। और भारत सरकार भी इस 4 मीटर के स्केल को मानती है। अगर गाड़ी 4 मीटर से छोटे आकार की, लंबाई में 4 मीटर से छोटे आकार की है तो उसे सरकार कम टैक्स लगाती है, 28% टैक्स लगाती है जीएसटी उसके ऊपर। अगर 4% से 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है तो उस पर लगता है 28% प्लस 15% का जीएसटी। 28% प्लस 15% का सेस लगता है उसके ऊपर, उपकर लगता है उसके ऊपर, क्योंकि लग्जरी गाड़ी में आ जाती है वो। तो सरकार 28% जीएसटी लेती है और 15% और टैक्स लेती है, यानी गाड़ी की लागत और बढ़ जाती है। 43% टैक्स हो गया फिर यहां पर। तो छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी में सर ये आप कह सकते हैं अंतर होता है, पहली बात तो। अब यहां पर एक मुश्किलें ये आ रही है हमारे BS6 बनाने वालों के सामने कि BS6 में 2 नए फिल्टर लगेंगे, और 2 नए फिल्टर लगते ही गाड़ी का साइज 4 मीटर से बड़ा ही होगा। छोटी गाड़ी भी 4 मीटर से बड़ी हो जाएगी कम से कम। बड़ी बात समस्या ये समझिएगा, जैसे आप 2 नए फिल्टर लगाएंगे लंबाई बढ़ेगी पाइप की, और जब लंबाई बढ़ेगी पाइप की तो गाड़ी को थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा, और लंबा मतलब 4 मीटर क्रॉस होगा ही होगा। यानी BS6 गाड़ी छोटी गाड़ियों में नहीं आ सकती, मुश्किल काम है अपने आप में। तो यहां क्या होगा, जैसी गाड़ी बड़े आकार की होगी उस पर क्या होगा, जीएसटी लगेगा 28 प्लस 15% का। छोटी गाड़ियां और महंगी हो जाएंगी, बड़ी गाड़ी तो महंगी थी, अब छोटी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। तो जो उनको फायदा मिलता था 28% टैक्स देना पड़ता था, केवल 15% एक्स्ट्रा जीएसटी किस पे लगता था, बड़ी गाड़ियों पर। अब सबको देना पड़ेगा जीएसटी उतना। तो छोटी और बड़ी गाड़ियों को जो अंतर था खत्म हो गया एक प्रकार से। और भारत को जाना जाता है एक मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग गाड़ी खरीदता है तो छोटी गाड़ियां हम लोग पसंद करते हैं, ये बात कही जाती है। ठीक है सर। अब क्या हुआ, छोटी गाड़ी का समस्या खत्म हो गई, यहां पर सारी गाड़ियां बढ़िया हो गई अपने आप में, सब पे हैवी टैक्स लग रहा है। तो हमारी कंपनी नाराज है इस बात से कि यार देखो आप सरकार टैक्स पे छूट दो, BS6 इंजन लेकर लगाते हैं अगर हम लोग तो साइज बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर आप देख पाए दोस्तों, इस तस्वीर को समझने का कोशिश करेंगे आपके साथ, इस तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे आपके साथ। ये 2 गाड़ियां होंडा की, लगभग एक सी गाड़ियां हैं, बिल्कुल लगभग एक सी गाड़ियां देख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों मेरे संग। यहाँ पर दोनों का इंजन बिल्कुल सेम है, आप देख रहे हैं बिल्कुल इंजन सेम है दोनों का दोस्तों। इसका आकार होने में कितना है, 10 mm कम है 4 मीटर से, 10 mm, बस 10 mm, बिल्कुल लुक वाइज एक सी गाड़ी है। इसका 10 mm साइज छोटा है और ये 4 मीटर से बड़ी है। ये 4.44 मीटर की है और ये 3.99 मीटर की है। इसकी कीमत है 9.5 लाख, इसकी कीमत है 7 लाख। पुराना दाम है, जो भी दाम होगा उसका, क्योंकि 4 मीटर से छोटी है। आप समझ जीएसटी कितना डालता है इन कारों के ऊपर। अब सोचिएगा, जबकि इंजन एक ही है, कंफर्ट एक ही है, कंपनी एक ही है, ब्रांड एक ही है, फिर भी 2.5 लाख अंतर है दोनों कारों के अंदर, कारण वो 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है। तो ये कार कंपनी विरोध कर रही है कि अब छोटी गाड़ी पर भी बड़ा टैक्स लग जाएगा, क्योंकि अब वो साइज बढ़ जाएगा उसका। अब इसके अंदर आप BS6 लगाएंगे ना, जैसे ही इसका आकार भी 4 मीटर से बड़ा हो जाएगा, तो जो फायदा मिल रहा था छोटी गाड़ी का आपको मिलना बंद हो जाएगा। तो कार कंपनियां चिंतित हैं, जता चुकी हैं सरकार को। सरकार उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में BS6 गाड़ियों के लिए टैक्स में कटौती कर सकती है। चूंकि कोरोना का समय है तो भी कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में तक कटौती कर दे टैक्स में सरकार इनके लिए, और BS6 गाड़ियों को शायद राहत मिलेगी जीएसटी में, क्योंकि ईंधन आपका पॉल्यूशन कम कर रही है आपके लिए, तो ईंधन आप छूट दे सकते हैं। तो याद रखिए इस विवाद को, विवाद है अपने आप में ये BS6 गाड़ियों का साइज को लेकर। ठीक है सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं करना हमको, यहाँ काम ज्यादा परेशान नहीं होना हमको सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके साथ आगे चलेंगे हम लोग और टॉपिक पे आएंगे। तो ये है BS6 को लेकर समस्या। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ट्राई करेंगे इसको हम लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं करने के लिए। ओके, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं।
आइए क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है यहां पर, चलिए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आरटीओ ऑफिसर्स को कि जो वाहन मानक भारत मानक 6 का पालन नहीं करते उनका पंजीकरण ना किया जाए। भारत 4 वाहन अधिक प्रदूषक क्यों माने जाते हैं, इनके प्रभाव और महत्व पर चर्चा करें। ठीक है दोस्त, आखिर 4 और 6 में क्या अंतर है? ठीक है, तो और 6 अगर नहीं है गाड़ी तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर कोर्ट क्लियर कर चुका है। कंपनी कहती है अब लॉकडाउन में छूट मिलनी चाहिए हमको। सुनिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात होती क्या है, बता दूं मैं आपको। यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इस पूरे मामले का, एक केस सुन लेते हैं आपके संग दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कंपनी के पास BS4 गाड़ियां थी। ठीक है, कंपनी बनाई जा रही, स्टॉक हो गया, कंपनी के पास बड़ा सा भंडार हो गया। सरकार ने कहा भैया 1 अप्रैल से लागू करेंगे BS6। ठीक है, स्टॉक पड़ा है कंपनी के पास, नहीं बिक रहा है। कंपनी कोशिश कर रही बिक जाए, सस्ता बिक जाए, क्योंकि BS6 बनानी है 1 अप्रैल के बाद, तो उसको का नहीं बिका स्टॉक। और इस साल तो क्या हुआ ना मालूम है, कोरोना आ गया, और कोरोना के चलते इनको लगा था कंपनियों की मार्च में सेल लगा देंगे हम लोग, सस्ती कर देंगे, 20-20, 50-50 गाड़ियां बिक जाएंगी हमारी सारी गाड़ियां। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले जब BS3 से BS4 में कन्वर्ट हुए थे हम लोग, तब भी बड़ी सेल लगाई थी कंपनियों ने BS3 गाड़ी बेचने के लिए। लास्ट मिनट स्टॉक का, तब ये 50,000 छूट दे रही 2 व्हीलर पर, 4 व्हीलर पर, ले जाओ BS3 वाली गाड़ियां, कि कंपनी स्टॉक खत्म करना है बस, क्या तो बेच नहीं पाएंगे अप्रैल के बाद लोग, तो उन्होंने सेल लगाई, मार्च में भर भर के सेल लगाई, जिससे बेचे गाड़ियां उनकी। इस बार उनका प्लान था बेच लेंगे, थोड़ा स्टॉक निकाल देंगे BS4 से पहले, लेकिन मार्च में लॉकडाउन लग गया देश के अंदर, स्टॉक पड़ा रह गया पूरा का पूरा गाड़ियों का। कारें खड़ी थी शोरूम के अंदर, स्टॉक लग गया पूरा का पूरा वहां पर। तो इससे क्या हो गया, नुकसान हो गया कंपनियों को। उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमारा पुराना स्टॉक भरा हुआ है हमारे पास, हमें निकालने की परमिशन दीजिए। कोर्ट ने कहा नहीं मिलेगी परमिशन। आप 2 साल से क्या कर रहे हैं, 2 साल से मालूम है आपको तो BS6 लाना है, क्यों आप लास्ट मोमेंट पे स्टॉक रखना चाहते हैं? तो एक विवाद खड़ा हो गया, कंपनियां इलीगल रूप से बेच रही हैं गाड़ियां आप, तो कोर्ट ने कह दिया आरटीआई ऑफिसर्स को, जनाब इनको लागू नहीं करेंगे, आप इनको स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे कि BS6 गाड़ी या BS4 है, और BS4 कब बिकी है चेक किया जाए, बिल चेक किया जाए, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एक पूरा विवाद है अपने आप में, तो कहानी पे ना जाए हम लोग, परेशान ना करें आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि BS6 और 4 में विवाद रहा हमारे यहां पर, खासकर लॉकडाउन की वजह से BS4 गाड़ियां बहुत सारी खड़ी रह गई शोरूमों के अंदर, बहुत सारी खड़ी है कंपनी के स्टॉक में, वो बेच ही नहीं पाए। तो चाहते हैं कोर्ट समय सीमा थोड़ा और दे दे टाइम उनको, सिर्फ गाड़ियां निकाल दें स्टॉक वाली। कोर्ट ने मना कर दिया, हम टाइम नहीं देंगे। आपको कई सालों से टाइम दे रखा है यहाँ पर, कई सालों से आपको मालूम था 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, तो आप क्यों स्टॉक का बना के बैठे हुए थे, क्यों नहीं निकाला आपने BS4 गाड़ियों को पहले? ठीक है सर, तो याद रखिए विवाद चल रहा है अपने आप में, कोई विवाद बात नहीं है, याद रखिए विवाद का बस बात। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम आपके साथ आगे चलेंगे। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बातें स्पष्ट हैं। बताइए ABC करके बातें स्पष्ट हुई क्या नहीं यहां तक हमको? ठीक है दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा है? जी हाँ, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए और क्या किया जाए सर, आइए बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास जो काम है वो है व्हीकल पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाना, विद्युत चलित गाड़ियों को लेकर आना। आइए बात करते हैं उस पर दोस्तों आपके साथ। विद्युत चलित गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको लाने की बात चल रही है देश में, अपनाया जा रहा है बहुत तेजी से, सरकार की नीतियां भी आ चुकी हैं यहां पर। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, क्या होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सर? BS6 2 और 3 व्हीलर के लिए भी है दोस्त, 2 और 3 व्हीलर के भी है। चलिए, क्या होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल दोस्तों? इलेक्ट्रिक व्हीकल जब बोलते हैं ना हम लोग, तो 2 प्रकार की गाड़ी दिमाग में आती है, सुनिएगा दोस्तों, 2 प्रकार की गाड़ी दिमाग में आती हैं। एक गाड़ी जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड को हिंदी कहते हैं संकर है या मिश्रित है, ठीक है। एक प्योर है, ओरिजिनल है, पूर्णतः ईवी है। यानी क्या मतलब हाइब्रिड का सर? एक ऐसी गाड़ी जिसमें पेट्रोल इंजन भी लगा है और बैटरी भी रखी है, जहां तक बैटरी चले चलाओ,
बैटरी खत्म हो गई रास्ते में, स्विच कर लो पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल चलाओ। यानी कि हाइब्रिड, दोनों प्रकार के उसमें टंकियां, दोनों प्रकार की बैटरी हैं और एक की उसमें पेट्रोल टैंक लगा है। जैसे सीएनजी होते थे पहले, सीएनजी गाड़ी है, दिल्ली के बाद सीएनजी नहीं मिलता, लेके चलेगा जहां तक सीएनजी चले चले, उसके बाद पेट्रोल पे स्विच कर लिया ड्राइवर ने। ऐसी यहां पर बात हो रही है कि जहां तक बैटरी चले चलाओ, उसके बाद बैटरी चार्ज नहीं मिल रहा, बैटरी चार्ज नहीं खत्म हो गया, तो उसका पेट्रोल पे चला लो अपनी हाइब्रिड। एक होता है फुली ऑटोमेटेड, फुली इलेक्ट्रॉनिक। भाई बैटरी है तो पेट्रोल की संभावना ही नहीं कहीं भी, बैटरी होगी इसके अंदर, बैटरी खत्म तो यहां पर गाड़ी वहीं रुक जाएगी। यानी वो प्योर है, वो एक फुली इलेक्ट्रॉनिक या फुली मुझे कहना चाहिए बैटरी इनेबल्ड गाड़ी है। दो प्रकार की होती है दोस्तों गाड़ियां, और दोनों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, दोनों को ही बोलते हैं, चाहे वो शंकर हो या हाइब्रिड हो या फिर वो प्योर हो यहां पर, ठीक है। इन दोनों काउंट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में सर। चलिए आइए जरा बात करें आपके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे क्या हैं। पहली बात तो क्या फायदे क्या है सर, इसके बेनिफिट क्या है, ढूंढते हैं आपके संग दोस्तों हम लोग यहां पर। बेनिफिट नंबर 1, क्लीन, पॉल्यूशन फ्री है सर, प्रदूषण मुक्त है सर, दो राय नहीं है, ठीक है, प्रदूषण मुक्त है सर ये। दूसरा फायदा क्या है सर इसका, मैं यहां पर बोल सकते हैं अपने पॉल्यूशन फ्री अपने आप में सर को। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर अच्छे आ गए हैं, क्विक चार्जेबल होती है सर ये, त्वरित रूप से चार्ज कर सकते हैं इसको आप, आजकल फास्ट चार्जिंग आ गई है, क्विक चार्ज कर सकते हैं सर इसको आप आराम से, ठीक है। इन पॉइंट बात है फ्लेक्सिबिलिटी है चार्जिंग में, आप घर पे करना चाहें, अपने गैराज में करना चाहें, अपने ऑफिस में करना चाहें या रास्ते में कहीं कराना चाहें आप करा सकते हैं। यानी कि लोचशीलता है, फ्लेक्सिबिलिटी है चार्जिंग पॉइंट को लेकर, क्योंकि चार्जर्स प्रकार तैयार किए जा रहे हैं कि आप जहां चाहें बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं, अपने घर पर, कार्यालय में, या फिर आपको किसी भी चार्जिंग स्टेशन पर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है चार्जिंग में सर इसकी। और कुछ फायदा सर इसका, ऑफ कोर्स इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, नवाचार को बढ़ावा मिलता है इससे सर, नवाचार बढ़ रहा है इससे, क्योंकि अगर ये आएगा तो बैटरी तकनीक बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो बैटरी तकनीक बढ़ेगी, और बैटरी तकनीक बढ़ेगी तो बैटरी का इनोवेशन होगा, तो बहुत जगह काम आती है बैटरी आपकी, लिथियम की मांग बढ़ती है, फिर आप अच्छी बैटरी बनाते हैं, मोबाइल फोन में बैटरी लगती है वो आपकी, तो इनोवेशन बढ़ता है, अल्टीमेट तकनीक बढ़ेगी तो इनोवेशन बढ़ेगा, नवाचार बढ़ेगा, ठीक है सर। चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है सर इसके सामने, इसकी बात भी कर ले दोस्तों। चैलेंजेस या चुनौतियां क्या है ईवी के सामने, चैलेंजेस क्या है ईवी के सामने, सोच सकते हैं दोस्तों, बहुत आराम से बात करते हैं। चैलेंजेस क्या है ईवी के सामने। पहली बात तो भारत में बात करें ईवी के सामने, ईवी को चलाने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, लिथियम बैटरी की आवश्यकता होती है, और भारत बैटरी उत्पादन में शून्य है, लगभग शून्य है, तो हमें बैटरी आयात करना पड़ती है। अब तक हम तेल और गैस आयात करते हैं, ऊर्जा आत्मनिर्भर नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ता है हमको, कुछ सालों बैटरी बाहर से मंगाया करेंगे। तो आवश्यकता क्या है, पहली चुनौती है देश में घरेलू स्तर पर बैटरी का उत्पादन ना होना, तो चुनौती अपने आप में, आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे हम लोग, तो घरेलू स्तर पर बैटरी उत्पादन ना होना, बैटरी का निर्माण ना होना, बैटरी का ना बनना, पहला इशू है सर घरेलू स्तर पर, ठीक है सर। और क्या समस्या है सब ईवी की, ईवी की दूसरी बात सर ये समस्या है अपने आप में कि भले आप ये बोल सकते हैं कि आप जहां चार्ज कर रहे हैं, बिजली चला रहे हैं इसको, लेकिन भारत जैसे देश में बिजली जो बनती है हमारे यहाँ, वो 2/3 बनती है कोयले, डीजल और गैस से। अगर 100 मेगावाट बनेगी तो 66 मेगावाट बन रही है कोयले या डीजल या आपके मुझे कहना चाहिए डीजल, गैस या कोयले से। तो ठीक है, आपकी गाड़ी से धुआं नहीं निकल रहा, बिजली चल रही है, तो बिजली जो चार्ज आपकी आ रही है वो कहां से आ रही है कि थर्मल पावर प्लांट से, ना कोयला जल रहा है। तो हो सकता है आपके शहर को साफ कर दे, लेकिन जहां वो कोयला जल रहा है, बिजली बन रही है, उसको गंदा करेगा। आप पेट्रोल की मांग कम करेंगे, आप बिजली की मांग बढ़ाएंगे, पेट्रोल की मांग कम होने से आपका शहर तो साफ हो गया, लेकिन बिजली की मांग बढ़ने से जहां बिजली बन रही है, जिन जिन रिमोट एरियाज में, सिंगरौली में, तलचर में या कोरबा में जहां बिजली बन रही है, वहां उत्सर्जन और ज्यादा होगा। तो आपका धुआं यहां से वहां चला गया, आपकी गाड़ी से होता था, शहर में बढ़ता था स्मोक, अब वो कहां बनेगा, किसी रिमोट एरिया में बनेगा। निश्चित तौर पर इससे क्या होगा सर, उत्सर्जन कम नहीं हुआ है, आपका शहर साफ हो गया है बस। अब पॉल्यूशन आपके शहर में नहीं है, जहां कोयले से बिजली बन रही है वहां हो रहा है। तो चुनौती क्या है सर, भारत की 2/3 बिजली जीवाश्म आधारित है,
फॉसिल बेस्ड है, गैस डीजल या कोयला आधारित है। भारत की 66% पावर जो है वो फॉसिल बेस्ड है, जीवाश्म आधारित है सर। ठीक है, और क्या चुनौती है सर ईवी में? ईवी में एक बड़ी समस्या है सर लैक ऑफ स्किल मैन पावर। हमारे पास कुशल श्रमिकों की कमी है। जैसे हमारे पास गैराज है, राजू मैकेनिक है, वो गाड़ी सही कर देगा भाई, कोई भी गाड़ी समस्या होगी तो। क्या हमारे पास उतनी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल के हमारे पास क्या गैराज हैं? क्या उतने कारीगर हैं? क्या इंजीनियर हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकें? तो हमारे पास कुशल श्रमिकों की कमी है सर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। जी हाँ, अगला पॉइंट यहाँ पर है सर स्किल, कुशल श्रमिकों की कमी है सर। अगला पॉइंट चैलेंज है कुशल श्रमिकों की कमी सर। और क्या चैलेंज है सर? और क्या चुनौती है? और क्या चुनौती है सर? देखिए, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे बढ़ाना है आपको तो ऑफकोर्स देशी कंपनी आगे बढ़ेंगी, स्टार्टअप बढ़ेंगे हमारे आगे, लेकिन चीन इस फील्ड में बहुत आगे जा चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक प्रकार से किंग बन चुका है चीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का किंग बन चुका है चीन। दोस्तों, आपको अगर एक तस्वीर याद हो, पॉलिटिकल तस्वीर थी हालांकि वो, लेकिन मैं चाहूंगा उसको बताना आपको उसके बारे में। आज से कुछ दिनों पहले की बात है, मैं गलत नहीं हूं तो शायद एक आध महीने पुरानी बात होगी इसको लेकर। हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बात कर रहा हूं रावत साहब की मैं, रावत साहब इंडिया गेट पे थे, दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी उनके साथ थी, और वो एक कार को हरी झंडी दिखा रहे थे, मतलब कार का उद्घाटन कर रहे थे एक प्रकार से। कार कंपनी थी MG, एक ब्रिटिश कंपनी है MG, उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, उसकी विद्युत चलित गाड़ी थी। वो एक रैली को उसका झंडा दिखा रहे थे, वो ग्रीन फ्लैग दिखा रहे थे। उस गाड़ी में MG कंपनी जो है एक कंपनी ब्रिटेन की सर, उस कंपनी की विद्युत चलित गाड़ियां थी जिनको हरी झंडी दिखा रहे थे। वो बड़ी लंबी यात्रा पे जा रही थी, दिखाना लोगों को कि देखो विद्युत चलित गाड़ियां लंबी जा सकती हैं। अच्छी बात है सर। अब इंपॉर्टेंट बात है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को उन्होंने हरी झंडी दिखाई, MG कंपनी झंडी दिखाई इन्होंने, MG कंपनी ब्रिटेन की नहीं है, वो चाइना खरीद चुका कई साल पहले। तस्वीर विवादास्पद हो गई कि अब वो एक चाइनीज कंपनी की कार को हमारे CDS साहब वर्दी पहनकर हरी झंडी दिखा रहे हैं, जबकि हमारे सैनिकों से विवाद चल रहा है सीमा पर। तो पॉलिटिकल हो गया, उस तस्वीर का पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन हमारे काम का क्या, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम का क्या है? चाइना की कंपनी MG, अब MG चाइना की कंपनी है और वो देश के अंदर ला रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल। और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, वो नहीं, और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो आ रहे हैं वो सब मेड इन चाइना आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारी कंपनियों को बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चाइना से बन के आ रहे हैं, क्योंकि बैटरी भी है उनके पास लोकल प्रोडक्शन भी है बड़े स्केल पर, तो काफी आगे जा चुके हैं चाइना इसमें, और हमको उनसे कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो एक बड़ी बात होगी दोस्तों, एक बड़ी चुनौती आने वाली इस सेक्टर में, वो है भारत के ईवी सेक्टर को चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। ठीक है सर। और क्या चैलेंज है हमारे ईवी के सामने सर? और क्या चैलेंज है ईवी के सामने? एक और चुनौती है ईवी के सामने सर हमारे यहां पर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग अवसंरचना। गाड़ी तो बना लोगे यार, क्या आपको जगह जगह चार्जिंग पॉइंट हैं? क्या पेट्रोल पंप की तरह हर जगह चार्जिंग स्टेशन हैं? क्या हमारे पास हाईवे पे चार्जिंग स्टेशन हैं? तो मुश्किल है अपने आप में कहना। तो हम लोग गाड़ी तो बना के बेच लेंगे, व्हाट अबाउट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? उसकी बहुत तैयारी हमारी नहीं है। जी हाँ, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मैं कहूं अपनी भाषा में तो चार्जिंग अवसंरचना का अभाव है। चार्जिंग अवसंरचना का अभाव है भारत के अंदर, चार्जिंग स्टेशन नहीं है, चार्जिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है सर, और बढ़ते आगे थोड़ा सा आपके साथ। और क्या चुनौती है सर इस ईवी को लेकर हमारे सामने? ईवी से चुनौतियां क्या हैं सर? ठीक है, देखिए, ईवी आएंगी पहले शहरों में आएंगी, शहरों में आपको बनाने पड़ेंगे चार्जिंग पॉइंट जगह जगह। शहर इतने कंजेस्टेड हैं हमारे, इतना महंगा रियल एस्टेट है यहाँ पर कि आपको लगता है कि पेट्रोल पंप जगह जगह खुल चुके हैं, ऐसे चार्जिंग पॉइंट खुल जाएंगे जगह जगह। क्या उम्मीद करते हैं दिल्ली मुंबई शहरों में कर पाएंगे ये काम, जहां रियल एस्टेट बहुत महंगी है और ऑफकोर्स बहुत कंजेस्टेड इलाके हैं, वहां जमीन नहीं है आपके पास तैयार करने के लिए, भूमि का दाम बहुत ज्यादा है शहरों के अंदर। ऐसे में चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए आप अगर जमीन हायर करते हैं तो महंगा पड़ेगा, गाड़ियां फ्यूल महंगा हो जाएगा। जी हाँ, तो शहरों में भूमि का अभाव एक बड़ी समस्या सर, अर्बन एरिया में एक बड़ी समस्या देखी जा रही है आजकल, लैक ऑफ लैंड फॉर चार्जिंग पॉइंट। तो यहां पर भूमि का अभाव है चार्जिंग पॉइंट तैयार करने के लिए, ये एक बड़ी चुनौती का सामना करने वाले हैं सर हम लोग यहां पर। इसके अलावा
भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आएगा, बैटरी का अपशिष्ट बनेगा और जो पार्ट्स बनेंगे उनका वेस्ट बनेगा। तो निश्चित तौर पर हमारा जो रिकॉर्ड रहा ई वेस्ट मैनेज करने का बहुत खराब है। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ई वेस्ट डे लाइफ में आता है, पानी में जा रहा है, हवा में घुल रहा है, लगातार मानव को परेशान कर रहा है हमारे यहाँ पर। तो ई वेस्ट को लेकर जो हमारा रिकॉर्ड है काफी खराब है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ने का मतलब होगा ई वेस्ट का बढ़ना, ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का बढ़ना। तो ऐसे में इसका मैनेजमेंट खराब है इंडिया में, तो चुनौती आएगी, लगातार बड़े स्केल पर बैटरीज डंप होती रहेंगी खुले में हमारे यहां पर, जान का जोखिम भी है, पर्यावरण खराब भी करेगा अपने आप में। ठीक है सर, और क्या है नुकसान, और क्या नुकसान है, चैलेंज क्या मैं कहूं ईवी के सामने? ईवी के सामने एक बड़ी चुनौती है सर, भारत इस समय ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है। अगर इसको समझ पाए, आपने पढ़ा हो कभी इस बारे में, भारत दुनिया में वाहन निर्माता कंपनियों का हब है। हब मतलब एक बड़ा सेंटर है। क्यों सर? दुनिया की आप कोई बड़ी कार कंपनी ले लीजिए, कोई बड़ी कार कंपनी, चाहे वो जापानी कार कंपनियां हो, हुंडई से लेकर जो भी आप कंपनी कह लीजिए, कोरियन कंपनी या जापानीज कंपनी ले लीजिए, कोई भी कंपनी जो कोरियन या जापानीज है, टोयोटा हो या फिर आपकी कोई कंपनियां हो, किया हो, उन सबके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इंडिया में है। जापान का होंडा बात करें, होंडा इतना बड़ा सेंटर चेन्नई में है, मनेसर बना है हमारे यहाँ पर, बाइक बनती है, होंडा की कारें बनती हैं हमारे यहाँ पर, तो जापान का बड़ा ब्रांड है। हुंडई की बात करें, कोरियन ब्रांड हम देखते हैं इंडिया में, कई जगह कोरिया के हुंडई के प्लांट है, हमारे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये लोग कर क्या रहे हैं दोस्त, समझिएगा, इसको अलग से ले जाऊं मैं। भारत की दोस्तों ये लोकेशन है ना, ये लोकेशन, तो जापानी कार कंपनियां पार्ट्स बना के लाती हैं चेन्नई में, यहाँ असेंबल करती हैं चेन्नई में, उसको कुछ मार्केट भारत में बेचा जाता है कारों को, और यहां से वो एक्सपोर्ट कर देती हैं ईयू के लिए, यूरोप के लिए, या मिडिल ईस्ट के लिए, खाड़ी देशों के लिए। क्योंकि चेन्नई की लोकेशन इस प्रकार की है, चेन्नई बहुत बड़ा हब बन गया है वाहन निर्माताओं का। दुनिया की सारी बड़ी कंपनी, खासकर जो यहां से आती हैं, कोरिया से या फिर जापान से आती हैं, हुंडई की बात करें, होंडा की बात करें, टोयोटा की बात करें, मित्सुबिशी की बात करें, बहुत सारी कंपनियां दोस्तों जो गाड़ियां बनाती हैं, उनके हेडक्वार्टर तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनके बड़े सेंटर हैं चेन्नई में। चेन्नई दुनिया में बड़ा एक ऑटोमोबाइल हब है अपने आप में। उसके बाद मुंबई और पुणे में हब है उनके, सामान यहां आता है, यहां से बन के जाता है। बिल्कुल बात है सर। ऐसे ही कई यूरोपियन कंपनियां, फॉक्सवैगन की बात करें, फोर्ड की बात करें, और कंपनियां इंडिया में बंबई में ऑफिस खोल के बैठी हैं, प्लांट बना के बैठी हैं, यहां बनाती हैं, वो यहां से बेचने जाती हैं आसियान देशों में। फिर हो क्या रहा है, यानी भारत की लोकेशन जो है उतनी फेवरेट है कि कच्चा माल वो लेकर आते हैं, असेंबलिंग करते हैं, यहां से गाड़ी भी लेके जाते हैं आगे वो यहां पर, और इंडिया का मार्केट मिल जाता है इस बहाने में कम से कम। तो ऐसे में जो हमारा एडवांटेज है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, लाखों रोजगार हमारे यहां पर हैं, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई हब है, मनेसर हब है अपने आप में हमारे यहां गाड़ियों के, टू व्हीलर के, फोर व्हीलर के। इस सेगमेंट को नुकसान हो सकता है, जी हां, इस सेगमेंट को नुकसान हो सकता है। हमारा जो एकाधिकार है दुनिया के इस पूरे कार बाजार के ऊपर, वो खतरे में आ सकता है, खतरे में आ रहा है। निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे तो चीन केंद्र में आ रहा है, अब हमारे यहां इसकी पूछ परख नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर हमें काम करना होगा। एक चुनौती यह भी है कि भारत का जो परंपरागत कार उद्योग है उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया। जी हां, चुनौती, बड़ी चुनौती अपने आप में ये, मैं इसको सॉल्व कर दूं लास्ट में। तो भारत के परंपरागत कार उद्योग पर, ट्रेडिशनल कार इंडस्ट्री पर एक खतरा, एक रिस्क पैदा हो गया है, जो उसको लगता है कि उससे स्टेटस छिन सकता है। यहां तक बात स्पष्ट है दोस्तों। ईवी के क्या है, ईवी के फायदे क्या हैं, ईवी की चुनौतियां क्या हैं, ईवी के लिए सरकार क्या कर रही है, उसकी बात मैं करूंगा आपसे थोड़ी देर में, लेकिन बताइए मुझे यहां तक स्पष्ट है, थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे सामने आपको यहां तक। तो ईवी की चुनौतियां लिख लिए पॉइंट आपने, ईवी की चुनौतियां क्या हैं, ईवी क्या है, ईवी के फायदे क्या हैं, हम लिख चुके हैं सर। ठीक है, अब सरकारी प्रयास क्या है, अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है ईवी के बारे में, सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं।
प्रयासों में दोस्तों पहला काम फेम नीति, फेम पॉलिसी, ठीक है। NMEM मिशन, इसका पूरा नाम नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये बात करेंगे। तीसरा गाइडलाइंस फॉर चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए भारत सरकार लास्ट ईयर, चार्जिंग स्टेशन जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ठीक है, लिथियम आयन जो बैटरी लगती है इसके अंदर, लिथियम आयन बैटरी, तो लिथियम चाहिए इसके लिए आपको, बैटरी नहीं बनती देश में हमारे यहाँ पर, तो लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जो आवश्यक कच्चा माल है, लिथियम कोबाल्ट आदि चाहिए, तो हमारे पास तो नहीं है लिथियम की मात्रा बहुत ज्यादा। अभी हाल ही में कर्नाटक में 2 दिन पहले ही कर्नाटक में जो मांड्या जिला है कर्नाटक में सर, वहां कुछ खदानें मिली हैं, बहुत छोटे से स्केल पर मिल गया है लिथियम, अच्छी बात है इंडिया में भी। लेकिन अगर हम कहें तो दुनिया में जहां लिथियम है, अर्जेंटीना में, बोलीविया में, चिली में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में तो नहीं जाएंगे, क्या चाइना में है लेकिन जाएंगे नहीं, तो बाकी जिन देशों में जहां भी आपको लिथियम मिलता है, हमने कंपनी बनाई है दोस्तों, वो कंपनी वहां जाएगी, बात करेगी सरकारों से, वहां की माइंस को टेक ओवर करेगी, वहां की माइंस में परसेंटेज हासिल करेगी। उस कंपनी का नाम है क्या? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, खनिज, जैसे ना OVL सुनते हैं, ONGC विदेश लिमिटेड, ऐसे ही K फॉर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, विदेश नहीं है विदेश है, ठीक है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KVIL। इसका उद्देश्य क्या है सर? विदेशों में जाकर कोबाल्ट और लिथियम की खदानों को टेक ओवर करना या अन्य देशों के साथ रणनीतिक भागीदारी करना, जिससे लिथियम भारत को मिलता रहे। तो लिथियम की प्राप्ति के लिए सरकार प्रयास कर रही है, उसी दिशा में KVIL खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसे बनाया गया दोस्तों, खनन मंत्रालय के अंतर्गत। अल्टीमेट गोल क्या है? विदेशों में जाकर खदानें हासिल करो लिथियम की, कोबाल्ट की, जिससे हमारे देश में कमी ना हो लिथियम आयन बैटरी की। तो KVIL की स्थापना 2019 में की हम लोगों ने सर, ये काम कर दिया। इसके अलावा सर और क्या किया है? ठीक है, देश में बनाई जा रही है लिथियम रिफाइनरी, गुजरात में बन रही देश की पहली लिथियम रिफाइनरी, बात करेंगे क्या होती है ये। गुजरात में बन रही है देश की पहली लिथियम रिफाइनरी सर, इसी से हमें जोड़ सकते हैं आप यहां पर, ठीक है सर। और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहां पर, और क्या काम किया सरकार ने प्रयास में? चलिए, ये सब प्रयास हैं पढ़ने हमको आपके साथ, लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। और एक गाइडलाइन दोस्तों आई है आपकी, थ्री व्हीलर के लिए आपकी आई है गाइडलाइन 2024 तक की, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रहे हैं देश के अंदर, और 2024 तक हमें जो हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेंगे, 3 व्हीलर बिकेंगे, वो EV आधारित होने चाहिए। तो ये हम गाइडलाइन लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 2023-24 तक देश में बिकने वाले सभी थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलने वाले होंगे। फिर सुन लीजिए, 2023-24 तक देश में बिकने वाले सभी थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल आधारित होंगे, ठीक है। और ऐसे सभी टू व्हीलर जो 150 सीसी से कम के हैं, सीसी क्या गाड़ी की क्षमता होती है दोस्तों, जो 150 सीसी से कम इंजन के हैं, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। ये सरकार का आदेश है, सरकार का निर्देश है। फिर सुन लीजिए, आराम समझिएगा, ऐसे थ्री व्हीलर जो थ्री व्हीलर हैं, वो 2023-24 के बाद केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बिकेंगे, वो कोई पेट्रोल डीजल वाला नहीं बिक सकता। जो रिक्शा जो होता है, ऑटो रिक्शा आपका, वो केवल EV वाला बिकेगा 2023-24 के बाद। लेकिन जो टू व्हीलर हैं,
जिनकी क्षमता 150 सीसी से कम की है, हल्की गाड़ियां हैं या बहुत स्पोर्ट्स व्हीकल नहीं है, आसान हल्के टू व्हीलर्स हैं जो 150 सीसी से कम की हैं, और वो भी बिकेंगी 2024 के पहले क्या पूरी तरीके से ईवी हो जाएंगी। सरकार का गाइडलाइन है, लागू होगा नहीं होगा अलग बात है, सरकार घोषणा कर चुकी है। तो ये सारे काम करने दोस्तों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के अपने इस काम में। तो अपन यहाँ पर आज क्लास को रोकेंगे दोस्तों, कि मैंने कल भी कहा था घंटे क्लास होगी अपनी आज केवल, तो अपनी आज क्लास को रोकेंगे। एक्स्ट्रा क्लास मैंने कहा ले दूंगा मैं आपके लिए, क्योंकि कल हमने जल्दी छोड़ दिया था, तो हमने इसको पूरा किया आपके साथ आज क्लास ये। तो ये अपनी क्लास को रोकते हैं दोस्तों हम लोग, कल कंटिन्यू करेंगे आपके साथ इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर। कल हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, सरकार की फेम नीति क्या है, क्या विवाद है पूरा इसके ऊपर, कुछ मेन से क्वेश्चन भी दूंगा दोस्तों मैं करने के लिए आपको। तो कल तो नहीं, माफ कीजिएगा, मंडे को मुलाकात होगी आपके साथ शाम को 8 बजे, तो हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आपके साथ। ठीक है मेरी बात? तो उम्मीद कर रहा हूं बात पहुंच गई है दोस्तों। जी हाँ सर, पहुंच गई है बात आपकी। तो दोस्तों मुलाकात करते हैं आपके साथ मंडे को हम लोग। मनाइए वीकेंड बढ़िया से, छुट्टियां मत करिएगा, पढ़ते रहिएगा आराम से दोस्तों, पढ़ाई करते रहिएगा, पीडीएफ मिल जाएंगे आपको बहुत जल्दी यहाँ पर। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी मंडे को, तब तक ले दीजिए आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।